सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जिसको हमने एसडीजी कहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये वस्तुतः विश्व के सभ्य समाज द्वारा, सभ्य देशों द्वारा सारे विश्व को अच्छा करने के लिए कौन से लक्ष्य होना चाहिए और उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए जो एक नीति नियम बनाए वो सस्टेनेबल गोल है। लेकिन अपनी बात को कहने की शुरुआत करने से पहले मैं आपके माध्यम से जो लोग अंग्रेजी का हिंदी करते हैं और हिंदी का अंग्रेजी करते हैं, ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि लोहिया से लगाकर सावरकर तक और गोलवलकर से लगाकर गांधी तक हर एक ने अगर कोई बात कही है तो कहा है हिंदी सहज सरल होना चाहिए। सस्टेनेबल के लिए सही हिंदी शब्द भारत की वर्तमान विदेश मंत्री सम्माननीय सुषमा जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया था और उसे सार्वजनिक रूप में भी रखा। यहाँ लिखा गया है, संधारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में एक चर्चा उठाएंगे। यानी मेरे को ही तकलीफ हो रही है अभी संधारणीय शब्द को ढूंढने में। सम्माननीय सुषमा जी ने कहा था टिकाऊ विकास। इतना सहज, इतना सरल शब्द प्रचलन में क्यों नहीं आता है और हम इतने कठिन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, इस संबंध में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। भाषाई विकास, देश की प्रादेशिक भाषाएं, देश की हिंदी, सबका विकास होना चाहिए, अंग्रेजी का भी। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि क्लिष्ट शब्दों से बचा जाना चाहिए। जहाँ तक सस्टेनेबल गोल का सवाल है तो मैं सारे गोल पे चर्चा नहीं करूँगा, केवल एक ही गोल पे चर्चा करना चाहता हूँ और वो गोल क्रमांक 1 है, वो है गरीबी उन्मूलन। और मुझे लगता है कि अगर गरीबी हट जाएगी तो बाकी के सारे गोल अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें विश्व के 3 हिस्सों में बटा हुआ समाज है। एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित हो चुके देश हैं, विकासशील देश हैं, अर्धविकसित देश हैं, और इसमें हम एक चौथा विभाग और जोड़ सकते हैं, आइलैंड कंट्रीज, जो छोटे छोटे टापू वाले देश हैं। हर एक की बात अलग है, हर एक की दुनिया अलग है, हर एक की थाली में रोटी अलग है, हर एक की थाली में घी अलग लगा हुआ है, हर एक के पकवान अलग अलग हैं। भाषा वो एक जैसी बोलना चाहते हैं, लेकिन सबके संदर्भ अलग अलग हैं। हाँ, आप मानिए, लेकिन उसको बोलने की जो शैली है वो शैली अलग अलग है। भाषा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो अलग अलग शैली में बोली जाती है। लेकिन अंतोगत्वा गरीबी विश्व के पटल से हटना चाहिए और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और जब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड पॉलिटिक्स होते हैं, ये भी ऐसा विषय है, इसमें कहीं कांग्रेस, भाजपा, कहीं दूसरे दल, कोई विषय नहीं है। गरीबी हटना, इसके संबंध में कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि लेकिन कैसे हास्यास्पद स्थिति बनती है। भारत तो प्रतिबद्ध है, जितने 17 गोल और 169 टारगेट्स हैं उसको पाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जब हस्ताक्षर हुआ था तब भी जो देश के प्रधानमंत्री थे और आज भी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस गोल के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं गोल पे भी विचार करना पड़ेगा। गरीबी के लिए जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन खींची गई वो मालूम नहीं कहाँ से आई। लोग कहते हैं भारत की बातों को ग्रहण करने से लोगों को परहेज होता है, लेकिन $1.25 उसको IPL कहा उन्होंने कि अगर किसी व्यक्ति की आय $1.25 हो जाएगी, ₹1.25, 125, सवा, तो उन्होंने कहा कि $1.25 हो जाएगी। अगर आज के संदर्भ में हम $1.25 कहेंगे
तो वो 65 रुपये अगर हम $1 मूल्य मांगते हैं, अगर उसको एक्सचेंज करने का, तो ये करीब करीब 80 रुपये के आसपास होती है। और उसके अंदर फिर परिवार में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नॉन प्रोडक्टिव मेंबर्स भी हैं, वृद्ध भी हैं। मुझे नहीं मालूम कि 80 रुपये पे कैसे हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन पर जाएंगे। और इसको भी अगर लाना है तो हमें अभी कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे, और अगर हम इसे $5 कर लेते हैं तो इसको 200 साल लगेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को, कहीं न कहीं नीति निर्धारण करने वालों को, कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन को बहुत गंभीरता से सोच करके बात निश्चित करना पड़ेगी कि अगर हमें पॉवर्टी एलिवेशन करना है तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। इसी मुद्दे पर इस विश्व से पॉवर्टी तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक इलिसिट फाइनेंसिंग इधर से उधर होना बंद नहीं होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स विकासशील देशों में, अर्धविकसित देशों में, गरीब देशों के अंदर व्यापार करती है और उसको 3 प्रकार से आय होती है। एक टैक्सेशन के अंदर टैक्स प्लानिंग से, दूसरा नेट प्रॉफिट, और तीसरा उसकी जो 2 नंबर की आय। और वो जब उन देशों से निकल करके बड़े देशों में चली जाती है तो इसको हम कहते हैं इलिसिट फाइनेंशियल ट्रांसमिशन। अगर ये रुकेगा नहीं तो गरीबी हटाने का नारा रहेगा, और ये बहुत माइक्रो लेवल पर होने वाला प्ले है जो नहीं समझ में आता है कि जब हम एक टूथब्रश यूज़ करते हैं या टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसका पैसा कैसे करके कहीं चला गया। हमने दिवाली के दिन फटाके, हमने दिवाली के दिन दिए, हमने गणपति के लिए एक विशेष प्रकार के गणपति, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उसे खरीदता हूँ किसी दूसरे देश के अंदर 50 रुपये 100 रुपये चले जाते हैं। ये जो इलिसिट माइक्रो फाइनेंसिंग है, इसके आने जाने के संबंध में यूएन को और एसडीजी कंट्रीज को मैं इसके संबंध में बहुत लंबे तक बोल सकता हूं। मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि एनवायरनमेंट से पहले पेट है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भूखे पेट गीता नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें सही हैं। मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर हूं सर। बोलने दीजिए ना। हाँ, मैं आपको जवाब दूंगा। जिम्मेदारियों से मंत्रिमंडल की मैं आप जो वेणुगोपाल जी आप बोलने दीजिए ना, सुन लीजिए। नहीं, मैं डील कर लूंगा। आप जो देखिए 1 से 17 तक के जितने गोल है, 1 से 17 तक के नहीं, मैंने कहा ना कि ये विषय बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, और जब तक हम उसको उसके परे नहीं जाएंगे ना तो ये सब ऐसा चलेगा। और आप जो मेरे को गोल 4, 5 और 6 के लिए कह रहे हैं, मैं तब तक बोल सकता हूं जब तक उपाध्यक्ष जी मुझे कहेंगे नहीं कि समय खत्म हो गया, 6 बजे सदन बंद होना है। मैं तब तक बोल सकता हूं, और आप थक जाएंगे सुनते हुए, मैं बोलते हुए नहीं थूकूंगा, क्योंकि पॉलिटिशियन होने के कारण मैं एनवायरनमेंट पे काम नहीं करता हूं। जब राजनीति में नहीं आया था ना, तब भी रिवर कंजर्वेशन पे काम करता हूं, और दिल्ली से जब अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाऊंगा ना, तभी नदियों पे और वाटर बॉडीज़ पे काम करता रहूँगा। मेरी वाटर बॉडी पे काम करना, एनवायरनमेंट पे काम करने का पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने 4, 5 और जो 6 कहा है उस पर भी बोलूँगा, लेकिन मैं पॉवर्टी से शुरू करना चाहता हूँ। और मैं इसके अंदर एक बात और कहता हूँ कि इंटर गवर्नमेंटल टैक्स स्ट्रक्चर, आप प्लीज़ समझिए, ये मैं
उपाध्यक्ष जी के माध्यम से ग्लोब को कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें भारत के संदर्भ में ठीक करने की जरूरत है। इसका संबंध केवल कुछ सीमित स्थान पर नहीं है, ये ग्लोबल स्ट्रक्चर पे हमको कहना पड़ेगा कि टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं बात करना पड़ेगी, क्योंकि हम विकासशील देश है और विकसित देशों की हमारी जो भूमिका है उसके अंदर हमको कुछ रियायतें कहीं ना कहीं खड़ी करना पड़ेगी, विकासशील देशों के लिए खड़ी करना पड़ेगी। लेकिन चूंकि समय की सीमा है, उन्होंने कहा कि गोल, गरीबी का गोल जो है वो फाइनेंस से संबंधित है। हमने कहा नहीं, वो शिक्षा से भी संबंधित है, वो रोजगार से भी संबंधित है, वो स्वास्थ्य से भी संबंधित है। किसी व्यक्ति की जेब में 500 रुपये रख देने से वो व्यक्ति अमीर नहीं हो रहा है। उसको क्या शिक्षा मिल रही है, उसको आवास कैसा मिल रहा है, उसको चिकित्सा कैसी मिल रही है, सारे पैरामीटर्स मिलकर के हम कहेंगे कि गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई। इसलिए गरीबी के संबंध में भारतीय दर्शन जो है, जिसको प्रधानमंत्री जी विश्व के हर मंच पे जाकर कह रहे हैं, और वो केवल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो भारतीय दर्शन का हिस्सा है, और वो कह रहे हैं कि अगर ये जो SDG है इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ये भी सही है कि जो बाइंडिंग्स हमारे पे हैं, जो बाकी सब पे हैं, वो सब पे लागू होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम अब आपने मेरे को कहा कि गोल नंबर 3, 4, 5 पे भी मैं कहूँ, लेकिन समय का अभाव है उपाध्यक्ष जी, मुझे 15 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करना है। लेकिन अगर कोई भी ये चाहेगा तो मैं समय निकाल करके अलग से ये कह सकता हूँ कि 3, 4 और 5 के संबंध में क्या जवाब है, क्या होना चाहिए और क्या विषय है। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं केवल गोल क्रमांक 16 और 17 पे आना चाहता हूँ। गोल क्रमांक जो 16 है वो इंक्लूसिव एंड पीसफुल सोसाइटी की बात करता है। ये एक ऐसा क्लॉज है कि अगर हमने अफगानिस्तान से कहा कि आपको मदद इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि आप पीसफुल और शांति नहीं है आपके यहाँ, उसमें उसका कोई रोल ही नहीं है। लोग उसके यहाँ आके अशांति फैलाते हैं, अफगानिस्तान की आम जनता की कोई भूमिका ही नहीं है उसके अंदर। तो इस प्रकार के गोल्स का प्रयोग विकसित होने वाले देशों के इन बातों पे नहीं होना चाहिए जिनके अंदर उसकी भूमिका नहीं है। भारत विश्व के रंगमंच पर इन सारे देशों का नेतृत्व करता है। हम वहाँ लीड एंड फॉलो में लीड करते हैं और आवश्यकता होती है तो फॉलो भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको देखने की ज़रूरत है। और एक शब्द जो 12वां गोल है वो उसने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जब तक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन खड़ा नहीं होगा इस ग्लोब में, अकेला वॉशिंगटन जितना झूठा थाली में छोड़ देता है उसे किसी अफ्रीकन कंट्री का पेट भर सकता है। और अगर उस आंकड़ों को आप इस रूप में नहीं देखना चाहते हैं तो 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड इज वेस्टेड एवरी ईयर while almost 1 billion people go unnourished and others 1 billion hungry। 1 बिलियन लोग भूखे सोते हैं और वो कहाँ गया, वो भोजन कहाँ से आ रहा है? केवल थाली में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरा स्टेटस है, आई एम एलिट पर्सन, मेरी एक डिश आई, मैंने उसका 30% खाया, 70% छोड़ दिया। कहीं ना कहीं भारत की लाइफ स्टाइल को विश्व को स्वीकार करना पड़ेगा। दिस इज़ द इंडियन वे ऑफ लाइफ। और उसका एक उदाहरण देकर के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि महात्मा गांधी भोजन करने के लिए आनंद भवन गए। जवाहरलाल जी छोटे थे तो युवा होंगे, तो ये हाथ धो के भोजन करना चाहिए, ये सरकारों ने नहीं सिखाया, ये समाज अनादिकाल से करता आया है। तो गांधी जी हाथ धोने के लिए बगीचे की तरफ बढ़े, शायद उस ज़माने में वॉश बेसिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती होगी। तो नेहरू जी, घर का जो बच्चा या घर का युवा होता है वो अतिथि के हाथ धुलवाता है, तो वो लोटा लेकर के हाथ धोने, गांधी जी ने आधे लोटे में हाथ धो लिया। जवाहरलाल जी युवा थे, यंग थे, तो उन्होंने जो आधा बचा हुआ था वो बगीचे में डाल दिया। अब गांधी तो गांधी थे,
उन्होंने कहा कि जवाहरलाल तुमने ये क्या किया? बोले जी बापू। बोले आधा लोटा क्यों ढोला? मैंने आधे लोटे से हाथ धो लिया था, तुमने आधा लोटा क्यों ढोला? तो एक युवा अवस्था में जैसा जवाब देने का स्वभाव होता है। उन्होंने कहा बापू आप क्यों चिंता करते हो, गंगा में बहुत पानी है। यहां से इस गोल क्रमांक 12 और सारे गोल का जवाब है। और गांधी तो गांधी है जो है ना, उनका जो तो गांधी जी ने ये जो वाक्य बोला इसके अंदर इस विश्व के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जवाब है। गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल, गंगा का सारा पानी तेरे और मेरे लिए नहीं है, इस पे लाखों लोगों का अधिकार है जो गंगा के किनारे बसते हैं। हमें यह समझना होगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, इस पे इस पीढ़ी और इस समाज का तो अधिकार है, आने वाली पीढ़ियों का भी उस पर अधिकार है और वो भी उससे ठीक से यूज कर सके, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। अगर वे आउट है और अगर लाइफ स्टाइल के अंदर विश्व परिवर्तन नहीं करेगा तो हम गोल सेट करेंगे, हम चीज़ें चलाएंगे, लेकिन हम उस पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली अनडिसिप्लिन्ड कंजम्पशन जो है, गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, कुछ होना है नहीं होना है, उस पर विचार है। और अंतिम बात यह है कि इन सब गोल को प्राप्त करने के लिए क्या करने की जरूरत होगी और वो रास्ता कौन सा है, ये 17वें गोल के अंदर निश्चित किया है। लेकिन अभी उसमें बहुत स्पष्टता खड़ी करने की जरूरत है, क्योंकि वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे, हम उन लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेंगे, और 2030 तक हमको उस पर पहुंचना है। और वह जो संस्कृत शब्द है नान्यापद था, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। हम तीसरा प्लेनेट, 3 प्लेनेट, 2 प्लेनेट खड़े नहीं कर सकते। इसी प्लेनेट से जितनी भी जनसंख्या होगी उसका पेट भी भरना पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रखना पड़ेगा, उसको शिक्षा भी देना पड़ेगी, उसे एक सम्माननीय मानवीय जिसको जीवन स्तर कहते हैं वो उपलब्ध कराना पड़ेगा। बहुत पवित्र उद्देश्य है, बहुत ये जो एसडीजी के गोल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन दीनदयाल जी कहा करते थे पवित्र लक्ष्यों को पवित्र माध्यमों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। और ये केवल उन्होंने किसी सामने वाले को भाषण देने के लिए नहीं कहा, ये उनके अपने लोगों के लिए उन्होंने कहा कि पवित्र लक्ष्यों को अपवित्र साधनों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।